सिनेमा के सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज इस पोस्ट की, इस वीडियो की फ़िज़ा थोड़ी सी बदली हुई से आप महसूस कर रहे होंगे और शायद ये सोच रहे होंगे कि आज जावेद भाई कहाँ बैठे हैं। ये तो किसी महल का कमरा लग रहा है। तो महल तो नहीं, लेकिन महल जैसी ही एक जगह पे मैं बैठा हूँ और मेरे सामने है हैदराबाद की मायानाज शख्सियत अदनान सालिम जी। हारमोनियम देखकर आप ये अंदाज़ा मत लगाइएगा कि ये सिर्फ एक फ़नकार हैं। उस फ़नकार के पस पर्दा और जो बातें छुपी हुई हैं की शख्सियत के जो बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे रंग हैं, मैं उनसे भी आपको रुशनास करवाऊंगा। तो आज आपके सामने बैठे हैं अदनान सालिम जी। अदनान सालिम भाई, सिनेमाया की ऑडियंस आपको आदाब कहती है, उनकी जानिब से मैं भी आपको सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम, आदाब। तो आज की इस गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं और आज ये जो अदनान सालिम साहब का एक इस नाम का इंसाइक्लोपीडिया है, हम चैप्टर दर चैप्टर उसे खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो सामने हमारी शख्सियत बैठी हैं, इनकी शख्सियत में कौन कौन से रंग छुपे हुए हैं। तैयार हैं आप? जी। जी बिल्कुल। तो मैं अदनान भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि माशाल्लाह आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा वो तो बहुत ही मुस्तनद, बहुत ही आला है और मैं समझता हूँ कि ऐसी फैमिली को बिलोंग करना भी ये नसीब वालों की बात होती है। तो पहले तो आप अपनी थोड़ी सी फैमिली के बारे में बताएं और उसके बाद जो शुरुआत हुई आपकी। जी। आदाब दोस्तों, और बेहद खुशी हो रही है आज जावेद नसीम भाई मेरे गरीब खाने पर आए हैं। बेहद खुशी है। फैमिली के ताल्लुक़ से आपने सवाल किया है तो मैं कहूँगा सैयद सादात घराने से मेरा ताल्लुक़ है। बनी हाशम हैं हम लोग और जो है दादा वालिद साहब तो इंडिया को नेशनल्स साइकिल चैम्पियन रहे, 400 माइल्स जीते, फिर वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट किए कंट्री को। तो प्राग, बर्लिन, वार्सा 2000 किलोमीटर में 1955 इंडिया को रिप्रेजेंट किए। और फिर दादा भी मेरे स्पोर्ट्समैन रहे और कर्नल थे निज़ाम आर्मी के। तो वो जो है हॉर्स पोलो खेले हैं, हॉर्स पोलो टीम के कैप्टन थे निज़ाम आर्मी के। साइकिल पोलो जो फेड आउट हो गई आजकल, जी, सुनने में नहीं आता, तो वो भी खेले हैं वो। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉकी टीम के कैप्टन रहे और माशाल्लाह बहुत स्पोर्ट्स खेले ये लोग, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले। फिर मेरे परदादा भी जो है उनको तो टाइटल मिला था हबीब यार जंग बहादुर। ये टाइटल उनको दिए थे 6th निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान साहब, क्योंकि उनको घोड़सवारी और तलवार बाजी मेरे परदादा ने सिखाई थी। क्या बात। तो ये मेरे ददियाली वो हो गया। और फिर मेरे ननियाल में भी जो है सज्जादा गान रहे सादात लोग, और जो है मेरे नाना जो है जागीरदार कॉलेज में तालीम हासिल किए थे क्योंकि वो जागीरदार थे और सज्जादा नशीन भी थे। और जो है वो वजह से, और क्रिकेट काफ़ी खेले वो, और हॉर्स राइडिंग करते थे। फिर मेरे पड़ नाना भी, जो नाना के वालिद है सैयद नेमतुल्लाह हुसैनी और मीर उस्मान अली ख़ान, जो 7th निज़ाम है, ये को ब्रदर्स थे, साड़ू थे। अच्छा। तो खुर्शीद जा पाएगा कि एक बेटी को मेरे पड़नाना ने शादी की थी, नवाज़ुन्निसा बेगम, और मज़हरुन्निसा बेगम को मीर उस्मान अली ख़ान शादी किए थे, दूसरी बहन को। वाह। तो ये मेरा ख़ानदानी सिलसिला है। जी। यानी कि इनका जो सिलसिला रहा वो न सिर्फ ये कि दुनिया से रहा बल्कि दीन से भी रहा। यानी कि इनके एक हाथ में दुनिया थी, दूसरे हाथ में दीन है और आज ऐसी शख्सियत। लेकिन एक बात अभी अदनान भाई ने कही कि मैं उनके गरीब खाने पे आया हूँ, तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि अगर गरीब ऐसे होते हैं तो ऊपर वाला दुनिया के हर शख्स को गरीब बना दे। जी। मैं हमेशा इनसे एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में इनकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो कुछ इन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया है इस उम्र में, और जितने इनके कारनामे रहे हैं, तो इनको मैं हमेशा कहता हूं कि आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं। और ऐसा लगता है कि खुशनसीबी आपके दरवाजे पे, आपके तरफ से जब गुजरने वाली होती है तो फिर वो आपके घर में आ जाती है और वहीं रुक जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनका मैं जिक्र करूं तो आप वाकई में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि आज आपके सामने जो शख्सियत बैठी है वो कौन है। तो ये तो इनका था तारुफ एक इनके फैमिली बैकग्राउंड की जानिब से। लेकिन अगर मैं इनकी अपनी ज़ाती शख्सियत की बात करूं
तो यहाँ भी परत दर परत बहुत सारे पर्दे वो खुल जाएंगे। तो अदनान भाई, थोड़ा सा अपनी शख्सियत के बारे में बताइए कि आप किन किन चीज़ों में रहे शामिल। जी जी, बचपन से काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में यानी शौक़ रहा। आजकल की तरह नहीं कि बच्चे जो है सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स में अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं। हम वो ज़माने में जो है क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में और हॉबीज़ स्पेशली जो है बचपन से हॉबीज़ रहे मेरे। स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन्स कलेक्शन, और यकीन मानिए कि मैच बॉक्स के ऊपर जो कवर्स आते थे उसका कलेक्शन भी किया मैं। तो यानी कलेक्शन का शौक़ था। फ़ोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ रहा, पुराने फ़ोटोग्राफ्स में। यानी मेरे नाना के नाना और नानी की तस्वीर भी मेरे पास है, दादा परदादा इन लोगों की तस्वीर है मेरे पास। यानी वो फ़ोटोज़ को जमा करने का भी बड़ा शौक़ रहा। पुराने लोगों को जब भी मैं देखता हूँ तो जो है उनसे इंस्पायर होता हूँ मैं कि वो लोग क्या किए ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें जो है। तो तालीम हासिल करने के बाद फिर आपका रुख जो हुआ वो किस तरफ हुआ? मैं तालीम जब हासिल किया, सिविल इंजीनियर हूँ मैं, और गुलबर्गा से मैं इंजीनियरिंग किया, मेरी सिविल इंजीनियरिंग। वहाँ भी जो है मुख्तलिफ जो है वहाँ पे भी क्योंकि मुझे बचपन से गाने का बड़ा शौक़ था। 12 साल की उम्र में मैं पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया वालिद साहब के साथ दोहा ख़तर में। तो वहाँ पे मैं वालिद साहब को भी देखता था। वालिद साहब भी मल्टी टैलेंटेड थे, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। वालिद साहब जो है मेरे बेहतरीन स्पोर्ट्समैन रहे, साइकिलिंग, फुटबॉल और टेनिस के चैम्पियन बने ख़तर में। और उसके बाद जो है कुकिंग, मेरी वालदा को कुकिंग वालिद साहब सिखाए। अच्छा। तो ही वॉज हाईली टैलेंटेड। कई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो, हारमोनियम बजाते थे, माउथ ऑर्गन बजाते थे, फ्लूट्स बजाते थे, और जो है एकॉर्डियन भी ख़रीद के लाए थे। एकॉर्डियन भी बजाते थे। तो मतलब ये शौक़ था उनको। तो वहाँ पर उनको दोहा ख़तर में 40 साल रहे वो। 1959 to 99 ख़तर उनके सामने बना था। तो बहरहाल उस दौर में जो है जब ये बजाते थे तो किसी ने कहा उनसे कि भाई आप कुछ सुनाइए भी गा कर। तो बोले कि मैं गाता नहीं। तो बोले नहीं नहीं आप सुनाइए। तो बोले ठीक है मैं कुछ कंपोज करके सुनाता हूँ। तो वो चीज़ उनकी मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र हुई। उनको कंपोज करके जब वो पहली बार सुनाए एक महफिल में तो उनको लोग पकड़ लिए। अच्छा। बोले कि भाई आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और आप गा भी सकते हैं। तो वो सिंगर भी बन गए, बाद में गज़ल सिंगर भी बन गए। अच्छा। और वो माहौल में मैं बचपन से जब देखता था तो मैं भी गाने लग गया था। तो वो हिसाब से फिर बाबा के साथ मैं बैठा करता था। अभी तक जो आपने गुफ्तगू आपसे हमारी हुई इसमें आपकी शख्सियत के 4 से 5 परतें उभर कर सामने आई है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि ये कलेक्टर हैं और इनका जो कलेक्शन रहा जिन चीज़ों का आपने इनके बारे में बताया। फिर उसके बाद में ये सिविल इंजीनियर हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हारमोनियम सामने देख के आप लोग किसी गलतफहमी में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी एक ही फील्ड से जुड़ा हुआ होता है और उसमें ही बहुत ऊंचाइयाँ, बहुत ही बुलंदियाँ हासिल करता है, नाम पैदा करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं और जिस फील्ड में भी उनका कदम पड़ता है और जिस फील्ड से भी उनका वास्ता और राब्ता रहता है वहाँ पे वो अपनी छाप और अपना निशान छोड़ जाते हैं। और हमारे अदनान सालिम जी उन्हीं लोगों में से हैं कि इन्होंने जब जहाँ कदम रख दिया वहीं पे इन्होंने अपना निशान छोड़ दिया। तो ये तो थे सिविल इंजीनियर, और जब ये सिविल इंजीनियर के तौर पे भी इन्होंने हैदराबाद और आसपास के इलाके में बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई हैं, देखी हुई हैं मेरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी डिज़ाइनिंग और उसमें जो एक सेंसिक प्रोफेशन में क्या होता है कि एक होता है कि आपने किसी प्रोफेशन को चुन लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी प्रोफेशन को अपने पैशन के हाथों मजबूर होकर चुनते हैं, और वो जो पैशन जब ऑब्सेशन में दाखिल होता है ना तो फिर कमाल का होता है। तो हमारे जहाँ तक इनकी डिज़ाइनिंग का मामला है, सिविल इंजीनियरिंग के मामले में, तो वो भी इनका पैशन नहीं रहा, वो ऑब्सेशन रहा। और इनकी बनाई हुई हर बिल्डिंग और हर इमारत देखने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे जो नक्शो निगार आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ का जो माहौल नज़र आ रहा है, इससे आप इनकी फितरत की और इनकी तबीयत की जो नफासत है उसका भरपूर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो रही सिविल इंजीनियर की बात। उसके बाद एक तीसरा परत और खुला, वो खुला कि बाकायदा सिंगर भी हैं,
जी जी। और ये तो खैर सामने रखा हुआ ये साज बता रहा है कि ये सिंगर भी हैं, क्योंकि मैं तो अगर लेके बैठूं तो कोई तो मुझे सिंगर मानेगा नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं सिर्फ सही है। आपसे गुफ्तगू कर सकता हूं, ऐसे लोगों को आपके सामने पेश कर सकता हूं। सिंगिंग की जो शुरुआत हुई इन्होंने ये भी बताया, तो इनका जो ताल्लुक़ रहा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत रहा, और इनके जो इधर में दादियाल की तरफ लोग रहे और नानियाल की तरफ लोग रहे, वो यूँ कह लीजिए कि उनमें से हर शख्स वो अपने आप में एक अंजुमन था। बेशक। किसकी तारीफ़ करें, कितनी तारीफ़ करें, क्या क्या तारीफ़ करें। बेशक। जिस हैदराबाद को निज़ाम के हवाले से पहचाना जाता है, जो भी तरक्कियाँ हुई, जो भी दौर में बातें हुई, उनमें निज़ाम का ही जिक्र आता है, और आज तक ज्वेल्स ऑफ निज़ाम जिक्र होता है, बात होती है। लेकिन अगर निज़ाम के किसी फैमिली के किसी बहुत ही ख़ास फ़र्द को इनकी फैमिली का कोई ख़ास फ़र्द कुछ सिखाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस्ताद का दर्जा क्या होता है। तो उस हवाले से भी अल्लाह ताला ने इस फैमिली को बड़ी इज्जतें दी हैं, बहुत रुतबा दिया है। तो गायकी की तरफ आप कैसे आए? वालिद साहब के साथ जब मैं बैठ के जब भी गाता था मैं, और हर साल मेरा ख़तर की ट्रिप होती थी, क्योंकि वालिद साहब की मुलाजमत वहाँ रही, शेल पेट्रोलियम में वो काम किए, एक ही कंपनी में 40 साल काम किए वो। माशाअल्लाह। तो फिर मैं हर साल मेरा आना जाना होता, स्कूलिंग मेरी यहीं पे हुई हैदराबाद में। तो जब जाता था मैं तो जो है उनके साथ बैठ के गाना होता था। तो वो बोले कि बेटे मेरी आवाज़ बस जैसी भी ये है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है और आवाज़ तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम्हारा प्रॉपर उस्ताद चाहिए। मेरा कोई उस्ताद नहीं था। बाबा जो है एलपीज़ पुराने उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब और आमिर ख़ान साहब, ये लोगों के एलपीज़ ला के सुनकर हारमोनियम पे बजाने की कोशिश करते थे। इस तरह से रागों को जमा किए वालिद साहब। तो वो सेल्फ मेड म्यूजिशियंस थे वो जी। तो मुझे बोले कि तुम्हारे को सीखना पड़ेगा बेटे। लकीली उन दिनों में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के बेटे उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब बशीर बाग पे रहा करते थे। अच्छा। तो वहाँ मुझे लेकर गए, बोले ख़ान साहब ये मेरा बच्चा है, ये गाता है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको क्लासिकल मौसीकी की तालीम दीजिए, अपना शागिर्द बनाइए। तो बोले पहली बात ख़ान साहब ने कहा कि पहले मुझे सुनने दो गले में बच्चे के सुर है या नहीं है। अच्छा जी। अगर सुर है तो मैं इसको सिखाऊंगा, अगर सुर नहीं है तो ये तो नाम कितना भी सिखा लो, नहीं सीखा। वो सुर अगर सुरीला नहीं है तो फिर उसको कुछ भी हाँ। नहीं कर सकते। तो मुझे कहे कि कुछ सुनाओ बेटे। तो मैंने उनको जो है एक गज़ल सुनाई, और जो है और क्लासिकल अंदाज की थी गज़ल वो। और बोले कि अच्छा तुम क्लासिकल सीखने आ रहे हो और क्लासिकल चीज़ में मुझे सुना। मैं बोला बाबा से थोड़ा सीखा था घर पर। तो अरे वालिद साहब भी आप भी बड़े वो हैं बोल के तारीफ़ किए वालिद साहब की। तो बोले कि ठीक है आ जाओ, और जो है तुम्हारी रस्म उसकी यानी कि आपकी जो बाकायदा तालीम का सिलसिला शुरू हुआ वो जनाब मुनव्वर अली ख़ान उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब का आज तक उन्हीं का शागिर्द हूँ मैं। और बाद में फिर किसी और से शागिर्दी नहीं हुई, बल्कि उनके इंतकाल के बाद उस्ताद रज़ा अली ख़ान उनके जो फ़र्जंद हैं वो मेरे गुरु भाई भी होते हैं और गुरु भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने तालीम कंटिन्यू की मेरी। उन्होंने कहा कि मैं अब गंडा नहीं बांध सकता तुम्हारे हाथ पे, तुम वालिद साहब बांध चुके हैं तुमको, तुम उनके गंडाबंद शागिर्द हो, तो अब मैं तुम्हारे तालीम दूंगा, लेकिन जो है तुम उन्हीं के शागिर्द रहोगे, लेकिन मेरे भी शागिर्द रहोगे, फ़न में सीखेंगे। तो मैं उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब से भी कंटिन्यू किया उनके इंतकाल के बाद। और जैसा मैंने कहा कि गुलबर्गा में इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ भी जो है मुकाबलों में हिस्सा लेता था। तो जो है और हैदराबाद में मुकाबले में हिस्सा लिया था। रफ़ी साहब का एक कंपटीशन हुआ था कंट्री क्लब में, वो मुकाबला भी मैं उस ज़माने में यहाँ मशहूर थे एक सिंगर सलीम उस ज़मा, तो वो और मैं हम दोनों फाइनल में आए थे कंट्री क्लब में। तो 3 दिन मुकाबला चला था। तो उसमें तो ये सारी चीज़ें इंकरेजिंग होते हैं जब आप मुकाबला कोई जीतते हैं। तो अरे मैं यानी लोग पसंद, तो दूसरे लफ्ज़ों में वो मुकाबला आपने जीत लिया था। जी। तो वो मुकाबला मैं वो होने के बाद जो है फिर गुलबर्गे में जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ पे एक अलग माहौल में मिलादुन्नबी जलसे होते थे। तो बोले कि नाते शरीफ आप सुनाइए। तो मैं बोला ठीक है ज़रूर। कर्नाटक में मैं भक्ति संगीत कंपटीशन जीता। अच्छा। तो भक्ति संगीत कंपटीशन में ये हुआ कि वहाँ सब लोग जो है अपने भजन गा रहे हैं या कुछ गा रहे हैं जिसमें फ़न बता सकते हैं आप गायकी में जी। तो मैं कहा कि मैं नाते शरीफ पढ़ूंगा। तो बोले तुम 100% हार जाओगे, क्योंकि नाते शरीफ सिंपल सी होती है, तुम
जी। उसमें फ़न का कुछ वो नहीं है, तो मैं बोला कोशिश करता हूँ मैं। तो उस दिन मैंने क्या किया कि एक जो उसका मिसरा था उसमें अपनी सांस रोक कर ठहर गया मैं, और जब क्लैपिंग हुई हॉल में तो मैं वो सांस से नीचे आया, तो मैं एक ही था जिसके ऊपर क्लैपिंग हुई थी हॉल में। तो जजेस भी जो है कहे कि भाई ही इज़ द विनर। क्या बात। तो भक्ति संगीत कंपटीशन जो मैं जीता वहाँ पे, उसके बाद मिलाद नबी जलसे में मुझे बुलाया जाता था नात पढ़ने के लिए, तो मैं नात भी पढ़ना शुरू किया। लेकिन अभी आपने बातों के दौरान जिक्र किया कि यहाँ पे एक रफ़ी कंपटीशन हुआ था, और अब जस्ट 24 दिसंबर को रफ़ी साहब के 7 साला जन्मदिन का पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो रफ़ी साहब के बारे में भी मैं आपसे ज़रूर कुछ बातें करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इस फील्ड में, जहाँ के आजकल लोग पॉप सिंगिंग करते हैं, जैज सिंगिंग करते हैं, और इस तरह के दूसरे जॉनराज हैं सिंगिंग के, आपने गज़लों को चुना। जी हाँ, वैसे शुरुआती दौर में मैं गज़लें तो गाता था, लेकिन रफ़ी साहब के गाने भी काफ़ी गाता था। और एक अनवारुल्लाह कॉलेज एक है यहाँ पर, जिसमें मैं इंटरमीडिएट किया था जी। तो उस ज़माने में एक रफ़ी साहब के बहुत अच्छे गाने गाते थे, इमरान नाम था उनका। अच्छा। वो बाद में फिर अबू धाबी कहीं शिफ्ट हो गए, तो वो मेरे सीनियर थे। तो अब 2 रफ़ी एक ही कॉलेज में नहीं रह सकते, तो जो है वो मुझे कहते थे कि भाई तुम्हारी आवाज़ मुकेश की तरह है। तो आप यकीन मानिए, मैं सीनियर की बात मानने के लिए मुकेश के गाने गाना भी शुरू कर दिया था। क्या बात है। कॉलेज के दौर में। क्या बात। फिर भी मैं क्या करता था, एक आध रफ़ी का गाना वो अंदर से जो आवाज़ आती हाँ, थी कि तो भाई नहीं मैं रफ़ी के तरफ ही हूँ। फिर मन्ना डे भी गा ले रहा हूँ और मुकेश भी गा रहा, तो फिर मुकेश का कलेक्शन भी आ गया मेरे पास, फिर मन्ना डे साहब का आ गया, तलत महमूद साहब का भी आ गया, फिर रफ़ी साहब का। तो कॉलेज के दौर में हम सारे गाने गाए, लेकिन अल्टीमेटली फिर मैं जब गज़ल की तरफ आया, गज़ल से मोहब्बत थी एक अलग किस्म की। मैंने देखा कई प्रोग्राम में आपको मेहदी हसन साहब की गज़लें बड़ी खूबसूरती से आप गाते हैं। मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा। और एक ख़ास बात जो मैं ख़ास तौर से आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आजकल जो दौर चल गया है, गज़ल सिंगर तो लातादाद हैं, और यहाँ की बात करूँ या बॉम्बे की बात करूँ या कलकत्ता की बात करूँ, लेकिन ज़्यादातर जो उसमें है, यूँ कह लीजिए कि 9 आउट ऑफ 10 वो कॉपीड गज़लें गाते हैं। कोई मेहदी साहब को गा रहा है, कोई गुलाम अली साहब को गा रहा है, और कोई जगजीत जी को गा रहा है। ज़्यादातर जो तान टूटती है ये इन्हीं 3 फ़नकारों पे टूटती है। लेकिन ऐसी इस फ़िज़ा में अदनान भाई की ख़ासियत ये है कि ये अपनी गज़लें गाते हैं, अपनी कंपोज़ की हुई गज़लें गाते हैं, और बिल्कुल ओरिजिनल गज़लें गाते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेहदी हसन साहब की गज़लें भी बहुत अच्छी गाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये हो जाता है कि जब ऐसी कोई नशिस्त होती है, कोई महफ़िल होती है, तो अल्टीमेट जब गज़लों की कोई महफ़िल सजाई जाती है तो फिर मेहदी हसन साहब का जिक्र होना वो ज़रूरी हो जाता है। और ऑडियंस में कहीं ना कहीं किसी न किसी गोशे से ये फरमाइश आ जाती है, यानी भाई फ़लाँ गज़ल। तो मैंने देखा कि जब ये मेहदी हसन साहब को भी गाते हैं तो उसी शद्दुमत के साथ गाते हैं, गुलाम अली साहब को भी गाते हैं। यानी कि वो जो मैंने कहा ना कि इनके अंदर हर फील्ड के लिए एक पैशन ही नहीं, एक ऑब्सेशन है, और ये बिल्कुल आखिरी हदों तक जाकर अपने टास्क को पूरा करते हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि आज की ये गुफ्तगू भी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। तो मैं आपकी अब उस अदनान सालिम से मुलाकात करवा रहा हूँ जो कि एक सिंगर हैं, एक गज़ल गायक हैं, एक गुलकार हैं। और अदनान भाई, ये बेचारा बड़ी देर से खामोश है, तो इसे भी थोड़ी तकलीफ देनी चाहिए। जी अच्छा। क्योंकि ये सामने बैठा हुआ हारमोनियम जो है ना, ये सिर्फ हम लोगों को तके जा रहा है कि यार आप लोग अपनी बातें कर रहे हो, हमें तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। तो अब ये बोलेंगे और साथ ही साथ हम भी बोलेंगे। जैसा आपने कहा कि मैं खुद कंपोज करता हूँ, तो डॉक्टर बशीर बदर साहब की गज़ल जिसे मैंने कंपोज किया है सुना रहा हूँ आपको।
कहा नहीं, सररा कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर मैं गया नहीं, सररा कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर मैं गया नहीं। मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं, सररा कुछ भी कहा नहीं, सररा। ये खुदा की देन अजीब है, ये खुदा की देन अजीब है, किसी का नाम नसीब है, ये खुदा की देन अजीब है, किसी का नाम नसीब है, जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा मिला नहीं, सररा कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर मैं गया नहीं। मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं, सररा कुछ भी कहा नहीं, सररा। ये गज़ल जितनी खूबसूरत डॉक्टर बशीर बदर साहब ने लिखी है, आपने सुना कि अदनान भाई की कंपोजिशन भी उतनी ही प्यारी है और इनकी अदायगी, इनके बारे में तो मैं सिर्फ एक ही शेर मेरे ज़ुबान पे आ रहा है कि लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है आपकी आवाज़ सुन लो। अरे शुक्रिया। ये जो आपने अभी गज़ल सुनी, ये इनकी अपनी कंपोजिशन थी और अपनी आवाज़ में उन्होंने सुनाया, गोया ये बहुत ही ओरिजिनल गज़ल थी। लेकिन चूँकि मैंने मेहदी हसन साहब का जिक्र किया तो मैं चाहूँगा कि मेहदी हसन साहब की किसी गज़ल के 2 लाइन वो भी आप सुना जी। दें। अच्छा ज़रूर। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद जो अज़ाब क्या बात है, वाह वाह। क्या बात आए, उसके बाद जो अज़ाब आए कुछ बाम मीना से महता उतरे, बाम मीना से महता
माताब उतरे दस्ते साक़ी में आफ़ताब आए, दस्ते साक़ी में आफ़ताब आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अज़ाब आए कुछ अब्र आए कुछ अब्र आए कुछ अब्र कुछ लोग हैं जो दूसरों की बनाई हुई राहों पे चलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उस बनाई हुई राह पे भी चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ जाते हैं। आपने इस गज़ल को न जाने कितनी बार सुना होगा, और मैं समझता हूँ कि आप में से ऐसे हज़ारों लोग हैं कि जिनके जहन में ये जो गज़ल है बिल्कुल पेवस्त होगी। आपने देखा होगा कि इस गज़ल में इन्होंने बहुत खूबसूरत जगह बनाई हैं, ये इनका कमाल है। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बनाई हुई रास्ते पे चलते हैं लेकिन उस पर भी अपने निशान छोड़ देते हैं। तो इनकी अपनी गज़ल आपने सुनी, मेहदी हसन साहब को एक तरह से खराज अक़ीदत इन्होंने पेश किया, वो भी आपने सुना। और जैसा कि आप जानते हैं, बल्कि मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के दिल को और जहन को मैं पढ़ रहा हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि सिनेमा पे आज जावेद भाई रफ़ी साहब की बातें नहीं कर रहे हैं। ख़ास तौर से ऐसे कि जब 24 दिसंबर को हम उनकी 100 साला सालगिरह मनाने जा रहे हैं। तो अब आप लोगों के उस इंतज़ार को मज़ीद न बढ़ाते हुए, जैसा कि आपने सुना कि रफ़ी साहब से भी इनका एक बड़ा एक रूहानी रब्त रहा, ज़हनी रब्त रहा, और बरसों तक कॉलेज लाइफ में रफ़ी साहब के नगमे गाते रहे और इतनी खूबसूरती से गाते थे कि इनके सीनियर ने चाहा कि ये रफ़ी साहब के रास्ते से हट जाएं और मुकेश जी के आप गाने शुरू कर दें। लिहाजा वो अंदर की जो आवाज़ थी उसने उन्हें हमेशा इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि नहीं, रफ़ी साहब। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग एक ऐसी महफिल में बैठे हैं कि आज हमारे सामने अदनान भाई हैं, आप लोग हैं, और हम आज रफ़ी साहब का जिक्र करने जा रहे हैं। तो अदनान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 दिसंबर को रफ़ी साहब के 100 साल उनकी सालगिरह के पूरे होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, अपने जज्बात का इजहार किस तरह से? रफ़ी साहब हम सब के मैं नहीं समझता कि कोई भी जो है मोहम्मद रफ़ी साहब को ना सुना हो या उनको ना पसंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रफ़ी साहब के हम सब फ़ैन हैं, बचपन से सुनते आए हैं, और वालिद साहब को ये एक मौका मिला था, ये भी ज़िक्र मैं आज करना चाहूँगा कि दोहा क़तर में रफ़ी साहब के 7 days 7 शोज़ रफ़ी साहब के वालिद साहब ऑर्गेनाइज़ में थे, वो अपनी टीम में थे, ऑर्गेनाइज़ किए रफ़ी साहब के शोज़। और आप यकीन मानिए कि हर दिन उनको दुनिया के रखवाले भी गाना पड़ता था, और जो है इतना ज़बरदस्त, वो अपनी फैमिली के साथ आए थे, जॉनी विस्की साहब भी थे उनके साथ उस ज़माने के। तो और मैं रफ़ी साहब को जो है बहुत चाहता हूँ और चाहता रहूँगा हमेशा। जब भी बॉम्बे जाता हूँ उनकी मज़ार पर जाता हूँ। आप यकीन मानिए सांता क्रूज़ में जब मैं पहली बार रफ़ी साहब की मज़ार ज़ियारत के लिए मैं नियत करके गया, तो कुछ 4 साढ़े 4 बजे का वक्त था, असर से पहले का वक्त था। तो मैं वहाँ गया तो एक साहब मिले मुझे मस्जिद में, तो मैंने कहा कि रफ़ी साहब की मज़ार कहाँ है, बताइए मुझे। तो बोले आइए चलिए। तो आप कहाँ से आए? मैं बोला कि मैं हैदराबाद से आया हूँ। तो वो लेके गए और मुझे दिखाए कि ये झाड़ के पास ये रफ़ी साहब की मज़ार है। तो वहाँ पे कदबा नहीं है, नाम नहीं है, हटा दिए गए हैं पहले। हाँ, कुछ भी नहीं है। तो और सारे मज़ार एक जैसे हैं, बिल्कुल। तो मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा कि भाई आपको कैसे पता कि यही रफ़ी साहब की है या बिल्कुल आइडेंटिकल है? तो बोले मेरे नसीब देखिए आप, वो जो शख्स लेके गया मुझे दिखाने के लिए, बोला कि ये गड़ा मैं ही खोदा था। अरे क्या बात। तो वैसे शख्स के साथ मेरी मुलाकात हुई और वो मुझे लेकर गए
और मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, कांटे आ रहे हैं। तो उस वो टाइम पर तो मैं फिर वहाँ पर उनके लिए दुआ किया और वहाँ ठहरा मैं, और फिर मैं हमेशा जाता हूँ रफ़ी साहब की मज़ार पर। तो जब आपने रफ़ी साहब की कब्र को देखा तो उस वक्त आपके अपने ज़हनी तासुरात क्या थे? ऐसा नहीं लगा कि ऐसा लगा कि मैं बहुत ही अपने दिल के करीबी शख्स के मज़ार का जो है ज़ियारत के लिए आया हूँ, और दिल से गया था। और मैं कह रहा हूँ ना आपको कि गूज बम्स आ गए मेरे अंदर। और जो है और एक बार मैं और एक वक्त जब मैं गया था, तब उसका जो है सारे फूलों से ढकी हुई थी उनकी मज़ार, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर ठहर कर उनके लिए दुआ कर रहे थे। जी, बहरहाल तो ये तो था रफ़ी साहब की तो चाहत आपको का मैं एजाज़। रफ़ी साहब का एक ऐसा नगमा सुनाऊंगा जी, जी। जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैंने ये नगमा गाया है रफ़ी साहब का, जो सारे कलेक्शन में मेरे, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बिल्कुल। और फिर ये भी गज़ल अंदाज वाली एक नगमा है, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहे। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया, तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहे शौक नजरें ये शरारत से ना बाज आएगी, कभी रूठेगी, कभी रूठेगी, कभी मिलके पलट जाएगी, तुझसे निभ जाएगी, निभ जाएगी, तुझसे निभ जाएगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहे। तो रफ़ी साहब का ये वो नगमा था जो कि आपने बहुत ज़्यादा गाया, सबसे ज़्यादा गाया, लेकिन ऐसा है ना कि वो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर। तो अगर एक और नगमे की बात करूं तो फिर कौन सा नगमा आपके जहन में आ रहा है इस वक्त? ऐसा करते हैं ना कि एक एक स्टैंजा 2-3 नगमों को आप सुनाएं, ताकि हमारे सुनने वालों की भी थोड़ी सी तशफ़ी हो जाए। अच्छा, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है।
बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चाँदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा के कसम लाजवाब हो, चाँदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा के कसम लाजवाब हो, चाँदनी का चांद हो। इस गाने से जुड़ा हुआ एक वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ। हैदराबाद की बात है। वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं श्री अजय चक्रवर्ती जी। एक मौके पे वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनका लाइव कॉन्सर्ट था। अचानक उन्होंने बिल्कुल ऑडियंस पैक्ड है, फुल हॉल पैक्ड। अचानक वो कहते हैं कि अच्छा मैं एक राग आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि ये कौन सा राग है। तो उन्होंने एक टुकड़ा एक पेश किया, उसको पूछा कि बताइए ये कौन सा राग है। तो उनमें से पूरे हॉल में 3-4 हाथ उठे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए। तो उसमें से एक आवाज़ आई कि ये राग पहाड़ी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपने सही पहचाना। मुझे खुशी है कि हैदराबाद में ऐसे भी जानकार लोग हैं कि जिन्होंने राग सुनकर ये कह दिया कि ये पहाड़ी राग है। अच्छा, अब मैं एक गाना पेश कर रहा हूँ, अपने अंदाज में गाऊंगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं सामने वाले की तरह गा सकता हूँ, तो मैं अपने अंदाज में वो गाना पेश कर रहा हूँ। आखिर ये मुझे बताइएगा ये गाना कितने लोगों ने सुना है। और फिर उन्होंने यही गाना, इसका एक स्टैंजा गा के सुनाया और हॉल में पूरे जितने सारे लोग थे नीचे ऊपर, सबों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। 100 आउट ऑफ 100, माने सारे के सारे लोग। तो इन्होंने बड़ी हल्की सी मुस्कुराहट साथ कहा कि ये जो गाना है ये भी राग पहाड़ी में है। फ़र्क इतना है कि जब मैंने पहाड़ी राग सुनाया तो आप में से 2-3 की समझ में आया, ये गाना जब मैंने कहा ये सबकी समझ में आया जी। तो इसमें राग का जो कमाल था वो तो अपनी जगह पर था जब 2-3 लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन जब इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया, इसमें ये रफ़ी साहब का कमाल था। बेशक बेशक। तो रफ़ी साहब की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी कि जो झोंपड़ियों में भी गूंजती थी और महलों में भी गूंजती थी। और देखा है मैंने कि गलियारों में, गली कूचों में और बड़ी बड़ी महफिलों में रफ़ी साहब का जब जिक्र होता है तो इंतहाई इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत के साथ होता है। और रफ़ी साहब के इस आने वाले ये एक चीज़ आपने अदनान भाई ये भी महसूस किया होगा कि एक सेलिब्रेशन जैसी फ़िज़ा बन गई है। जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ ईद, बकरीद इस तरह के त्यौहार होते हैं, या कि नॉन मुस्लिम्स में दिवाली और दशहरा इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, ओणम वगैरह, वैसे ही हर शख्स को जैसे इंतज़ार है 24 दिसंबर का, और ये 24 दिसंबर भी लोग एक सेलिब्रेशन की तरह से ही सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और हर शहर में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जिन लोगों से भी मिल रहा हूँ, तो तैयारियाँ चल रही हैं बहुत ही ज़ोरों शोर के साथ। और बहुत सारे शहरों में, ख़ास तौर से बॉम्बे, यहाँ तो रफ़ी साहब के गाने वाले जो सिंगर्स हैं, चाहे वो जिस लेवल का भी गाते हैं, कोई भी खाली नहीं है। सारे हॉल बुक हैं, टिकटें बुक हो चुकी हैं, और हर शख्स जैसे उस तारीख़ के इंतज़ार में है, 24 दिसंबर
24, जबकि हमारे रफ़ी साहब 100 साल के हो जाएंगे। और इसी मुनासबत से मैंने चंद लाइनें अर्ज़ की हैं जी जी कि तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, क्योंकि रफ़ी साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को हुई थी। तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, उतरा था आसमां से, ज़मीं उसका वतन था। वाह वो शख्स अपनी ज़ात में एक गंगो जमन था, वाह फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था। वाह फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था। तो जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बात शुरू हुई। और जैसा कि जगजीत सिंह जी की वो गज़ल आपने सुनी होगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो हमने सिलसिला शुरू किया था कहीं से और पहुँचे कहीं, लेकिन अब और आगे बढ़ने के बजाय हम चाहेंगे कि आज की इस मुलाकात को यहीं पे हम रोक दें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकातें होंगी, फिर बातें होंगी। तो अदनान भाई इजाज़त। बेहद खुशी हुई मुझे आपसे गुफ्तगू करके आज जी। और आप सबको मेरा भी आदाब और सलाम। खुश रहिए, सलामत रहिए। और मुझे आप लोगों की मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स के रूप में कि आज हमारे अदनान भाई की शख्सियत, उनकी आवाज़, उनकी अदायगी, उनका ये जो एक प्रेजेंटेशन जो था ओवरऑल, ये कैसा लगा। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं यही चाहूँगा कि इस तरह की महफ़िलें सजती रहें, महफ़िलें हम सजाएंगे, शामिल आप हो जाया करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।